नमस्कार छात्रों, आशा है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे आपके 12वीं के कोर हिंदी में दिए हुए किताब वितान का पाठ 2, जिसका शीर्षक है जूझ और इसके लेखक हैं आनंद रतन यादव। ये एक मराठी कहानी है, तो इसका हिंदी रूपांतरण किए हैं केशव प्रथम वीर। इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इस कहानी को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग आपको लेखक के बारे में बतलाता है, दूसरा भाग कहानी के सारांश और भाव पे केंद्रित है, तीसरा भाग कहानी को विस्तार से बतलाता है और चौथा और अंतिम भाग इस कहानी का निष्कर्ष बतलाता है। तो आइए देखते हैं पहला भाग, जो कि लेखक के बारे में है। आनंद रतन यादव मराठी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। उन्होंने कई सारे उपन्यास, कविताएं और किताबें लिखी हैं। उनके द्वारा रचित एक उपन्यास झोंबी, जिसका मतलब होता है सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ाई, के लिए उन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही है। इसके अलावा जूझ, जो हमारा आज का विषय है, वो यादव जी की मराठी में लिखी हुई एक बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास है। यादव जी का जन्म नवंबर 30, 1935 को कागल गांव, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में एक गरीब परिवार में हुआ था और इनके पिता इन्हें पढ़ाने के मूड में भी नहीं थे, पर यादव जी की खुद की महत्वाकांक्षा ने इन्हें डॉक्टरेट तक की पढ़ाई करवाई। उनकी मृत्यु नवंबर 27, 2016 को हुई है। अब आइए इस कहानी का दूसरा भाग, जो आपको कहानी का सारांश और भाव पे केंद्रित है, उस पर चर्चा करते हैं। पहले दिए हुए कहानी के शीर्षक को समझते हैं, क्योंकि अगर शीर्षक समझ लिए तो कहानी आपको तो यूँ समझ आ जाएगा। तो इस कहानी का शीर्षक है जूझ, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को पाने के लिए सतत प्रयास करना, जिसे आप अंग्रेजी में स्ट्रगल करना भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस एफर्ट, है ना। तो आप इस पाठ में देखेंगे कि कैसे यादव जी अपना करियर बनाने के लिए अपनी परिस्थिति से जूझे हैं, लड़ाई किए हैं। तो हमारा आज का कहानी जूझ लेखक यादव जी की बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास जूझ का ही एक अंश है। इस रचना के द्वारा यादव जी अपनी किशोरावस्था को दर्शाए हैं। उन्होंने इसमें गांवी जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके परिवेश की विश्वसनीय जीवंत गाथा को दर्शाया है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में लेखक की पढ़ने की लालसा के साथ साथ गाँव का और उस गांव में रहने वाले किसानों के भी संघर्ष की चर्चा की गई है। आप इस कहानी में देखेंगे कि लेखक अपनी पढ़ाई के लिए कैसे जुगाड़ और पैरवी लगवाते हैं, पर फिर परिस्थिति ऐसा बदलता है कि वे सभी कामों में अपनी पढ़ाई को ही ढूंढते हैं। इस कहानी में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। इसलिए विशेषकर उनका ये गुण तुम लोगों को भी यह बतलाएगा कि कैसे तुम अपने कठिन पाठ को आसान बना सकते हो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ सकते हो। बस ध्यान से सुनो अब ये कहानी को विस्तार में, जो इस वीडियो का तीसरा भाग है। फिर भी आइए पहले इस कहानी के मुख्य पात्र को जान लें, फिर कहानी शुरू करेंगे। ओके, तो इस कहानी के मुख्य पात्र आनंद, जो लेखक खुद हैं, उनके अलावा उनकी माँ, उनके दादा जो उनके पिता हैं। इसके अलावा इस कहानी के 3 और मुख्य पात्र हैं, जिनके बिना शायद लेखक इतनी तरक्की ना कर पाते और ये मुकाम हासिल ना कर पाते, ऐसा भी कह सकते। इसलिए उनको भी जाने। पहला है दत्ताजी राव सरकार। ये वो हैं जिन्होंने लेखक के पिता को समझाकर उनकी बंद हो गई पढ़ाई को फिर से शुरू करवाई। इसके बाद लेखक के मराठी शिक्षक, जिनका नाम है सौंदलगेकर जी, जिनकी कविता पढ़ने की शैली से लेखक काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और तीसरा उनका कक्षा मित्र बसंत पाटिल। तो इस तरह से ये लोग इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। बीच बीच में और भी कुछ पात्र आए हैं, पर ये मुख्य हैं क्योंकि ये लेखक के जीवन में काफ़ी बदलाव लाए हैं, इसीलिए। ठीक है, अब आइए कहानी को देखते हैं। आनंद को उसके पिता उसे पाठशाला जाने से रोक दिए हैं,
और उसे घर और खेत के कामों में लगा दिए हैं। पर आनंद को पढ़ाई करने का बहुत शौक था। उसे पाठशाला जाने का बहुत मन होता था, परंतु पिता की पिटाई के डर से कुछ नहीं कह पाता है। आनंद को लगता था कि खेती वेती करने से कुछ नहीं मिलने वाला है और इसका मुख्य वजह है इससे होने वाले आय में निरंतर कमी। और फिर उसे ये विश्वास था कि पढ़ने से एक अच्छी नौकरी तो लग ही जाएगी। आनंद छोटा है पर वस्तु स्थिति को समझता है। जैसे कि उसके पिता दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू सबसे पहले लगाते थे, क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक कीमत मिल सके। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था, पर शुरू में दाम अच्छे मिलते थे। बाद में बहुत सारे किसान रस निकालने के काम में लग जाते थे तो दाम काफ़ी कम जाता था। तो इस वर्ष भी आनंद के पिता ने जल्दी कार्य शुरू कर दिया था। एक दिन आनंद मौका पाकर अपनी माँ से पढ़ाई की चर्चा कर बैठता है, पर माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। तो इस बात का भी आनंद के पास तोड़ था। इसीलिए आनंद ने अपनी माँ को बोला कि दत्ताजी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करें तो कैसा रहेगा। आनंद को पता था कि दत्ताजी राव सरकार की बात उसके पिता नहीं टालेंगे। इस बात पे माँ तैयार हो गई। अतः रात को आनंद की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास गई और उनसे सारी बात बताई। आनंद की माँ राव जी को आनंद की पढ़ाई के अलावा ये भी बताई कि आनंद के पिता सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देते हैं। वह खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वह सारे गांव भर में आज़ादी के साथ घूमता रहे। यह बात सुनकर दत्ताजी चिढ़ गए। चलते चलते आनंद ने यह भी कहा कि यदि वह अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा। पहले ही उसका 1 साल खराब हो चुका था। दत्ताजी ने आनंद को सांत्वना देते हुए कहा कि घर आने पर अपने दादा को उसके पास भेज दे और घड़ी भर बाद वो भी आ जाए। माँ बेटा ने दत्ताजी से खुशामद की कि ये बात दादा को ना पता चले कि हम लोग उनकी शिकायत करके जा रहे हैं। तो दत्ताजी ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा। रात को दादा घर आए तो उन्हें आनंद दत्ताजी के पास भेज दिया और आधा घंटे बाद आनंद खुद भी उन्हें खाना के लिए बुलाने के बहाने चला गया। तो दत्ताजी आनंद से पूछे कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है जी? तो आनंद ने बताया कि वह 5वीं में था। ध्यान दो, वह 5वीं में था पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया। उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए था। दत्ताजी ने दादा से पूछा तो उसने आनंद के कथन को स्वीकार कर लिया। फिर दत्ताजी ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, बीवी बच्चों को खेत में जोत कर खुले सांड की तरह घूमता है तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रखी है। उसने आनंद को कहा कि तू कल सवेरे से पाठशाला जा तथा मन लगाकर पढ़। यदि यह मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। इस बात पे दादा मान तो गए पर फिर आनंद पे गलत आदतों का आरोप लगाया, जैसे कि कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा देखना या जुआ खेलना, खेती एवं घर के काम पर ध्यान न देना आदि। पर आनंद ने अपने उत्तर से उन्हें अच्छी तरह से संतुष्ट कर दिया। घर आकर दादा ने आनंद से यह वचन ले लिया कि वह पढ़ाई और पाठशाला जाने के साथ साथ खेत पे भी जाएगा और वहाँ का काम करेगा। इसके अलावा अगर ज़्यादा काम हुआ तो उसे पाठशाला से गैर हाजिर रहना होगा। आनंद ने सभी शर्तों को स्वीकार कर ली। क्योंकि उसे स्कूल जाने की बहुत इच्छा थी तो उसे हर शर्त मंजूर था। आनंद 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा, पर शुरू में उसे काफ़ी परेशानी झेलना पड़ा क्योंकि वो उस कक्षा में शायद ही किसी को पहचानता था और कुछ शरारती बच्चे उसे परेशान भी करने लगे थे। इससे उसका मन उदास भी हो गया, पर उसने हार ना मानी। थोड़े दिनों में कुछ लड़कों के साथ आनंद की दोस्ती हो गई और सब अब अच्छा होने लगा। आनंद की कक्षा में वसंत पाटिल नाम का एक कमज़ोर शरीर वाला पर होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था।
मास्टर जी ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। आनंद भी उसकी तरह पढ़ने में लग गया। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। इसी बीच आनंद की दोस्ती हो गई वसंत पाटिल के साथ। मास्टर आनंद को आनंद कहने लगे। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा। इसी बीच सौंदलगेकर मास्टर जो मराठी पढ़ाते थे, आनंद की उनसे जान पहचान बढ़ गई। वे पढ़ाते समय स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद और रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। उन्हें मराठी एवं अंग्रेजी की अनेक कविताएं कंठस्थ थी। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके भावबोध कराते थे। वे स्वयं भी कविता रचते थे। आनंद उनके इस प्रभावशाली भाषा शैली से इतना प्रभावित हुआ कि खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर जी के अनुसार ही कविताएं गाता था। इतना ही नहीं, वह उन्हीं की तरह अभिनय करने लगा। आनंद ने अनुभव किया कि अन्य कविताएं भी इस तरह से पढ़ी जा सकती हैं। अब आनंद को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया है। उसे एकांत अच्छा लगने लगा, जिसका वैलिड कारण भी था। वो ये कि एकांत में वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था, नृत्य कर सकता था। तो उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की। वह अभिनय के साथ गाने लगा तथा अब उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर को आनंद का गायन अच्छा लगा, जिस कारण मास्टर जी ने उसे 6ठी और 7वीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। इतना ही नहीं, पाठशाला के समारोह में भी उससे गवाया। मास्टर जी स्वयं कविता रचते थे, इसलिए उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह भी थे। वे उन कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। खैर, अब आनंद पे कविता का सुर इस तरह से चढ़ गया था कि वह भैंस चराते चराते फसलों एवं जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह अपने कविता को और तुकबंदी को जोर जोर से गुनगुनाता तथा मास्टर जी को भी सुनाता और शाबाशी बटोरता। कविता लिखने के लिए वह कागज एवं पेंसिल रखने लगा और कागज पेंसिल ना होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर के शिला पर कंकड़ से लिख लेता। कंठस्थ हो जाने पर उसे पोंछ देता। वह अपनी कविता मास्टर को दिखाता था। कभी कभी वह सुबह तक इंतजार नहीं कर पाता था, इसलिए रात को ही मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखाता। मास्टर जी उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाने लगे हैं। अब वे उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते हैं। वे उसे पुस्तकें एवं कविता संग्रह भी देने लगे थे। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक तरकीब सिखाए। इस प्रकार आनंद की मराठी भाषा में सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगा और उसे लिखते समय काफ़ी सचेत रहने लगा। अपने लेखन में छंद, अलंकार, लय पर ध्यान देने लगा। अब शब्दों का नशा चढ़ना शुरू हो गया था। आनंद को ऐसा लगता था कि उसके मन में कोई मधुर बाजा बजा रहा हो। तो छात्रों, कैसा लगा लेखक आनंद जी का ये आत्मकथा और तुम्हें क्या सीखने को मिला? क्या तुम लोग नोटिस किए कि कितने कम उम्र में ही आनंद को अपने करियर को लेकर कितना चिंता था? आज के डेट में जहां हर तरह के सुख सुविधा होने के बावजूद कई बच्चे पढ़ने से कतराते हैं, वहीं आनंद 1940 के दशक में, जिस समय कुछ भी नहीं था, पढ़ाई के लिए इतना ललायित था। तो इस कहानी का सार क्या है? अगर किसी चीज़ को तुम ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है कि नहीं? तो इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, पर तुम लोग हमारे साथ बने रहो। हम जल्द ही अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे।